नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्मी स्टोरी 1 पर। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करेंगे जिसे आप और हम संजय दत्त की नाम से पहचानते हैं। संजय दत्त की जिंदगी भी एक फिल्म की तरह ही है, जहां कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोमांस, एक्शन, धोखा, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड सब कुछ रहा है। आज हम आपको संजय दत्त से जुड़ी 30 ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। संजय दत्त जब अपनी मां नरगिस के पेट में थे, उस वक्त उनके पिता सुनील दत्त और मां ने रेडियो पर एक ऐड दिया था, जिसके तहत लोगों से बच्चे का नाम पूछा गया था। कई नामों के बाद नरगिस दत्त को संजय नाम पसंद आया। उस वक्त नरगिस दत्त ने सोच लिया कि अगर उनके घर बेटा जन्मा तो उनका नाम वो संजय ही रखेंगे। इस तरह संजय दत्त का नाम रखा गया। संजय दत्त जब जेल में थे, उस वक्त उन्हें पेपर बैग बनाने का काम दिया गया था, जिसके लिए उन्हें दिन में 50 रुपये मिलता था। इसके साथ ही संजय दत्त रेडियो के लिए रेडियो जॉकी का काम भी किया करते थे। सारे कैदी तो संजय दत्त से मिल नहीं पाते थे, लेकिन रेडियो के जरिए संजय दत्त उन्हें अपनी जिंदगी के रोचक किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें कि संजय दत्त बहुत अच्छे रेडियो लेटर भी हैं। संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले, उस वक्त उनकी कमाई 30,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी थी, जिसमें से वे सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। उनके पास बस 40 रुपये थे, जो उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता दत्त को जेल से बाहर आने के बाद सौंपे थे। संजय दत्त को ड्रग्स की बुरी लत थी। फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशे में रहा करते थे। उनकी लत इतनी ज़्यादा थी कि वो शूट पर भी नशे में जाते थे। एक बार तो उन्हें मां के इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना था। नशे के बगैर वो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जूते में ड्रग्स छिपा लिए। उस वक्त संजय दत्त को ये एहसास नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने माना कि वे बहुत बड़ी गलती की थी। अगर संजय दत्त पकड़े जाते तो उनके साथ उनकी बहन भी जेल में होती। संजय दत्त ने पहली बार सिगरेट जब पी थी, जब उस वक्त उनकी उम्र महज 9 साल की थी। पिता सुनील दत्त से मिलने कई निर्माता निर्देशक आया करते थे और वो बची हुई सिगरेट वहीं छोड़ देते थे। संजय दत्त उन सिगरेट को छिपाकर पीने लगते थे। एक बार जब सुनील दत्त ने संजय को ऐसा करते पकड़ा तो बहुत नाराज हुए और वो सोचा यहाँ उसे बहुत प्यार किया जाता है, इसलिए वो बिगड़ गए हैं। इस वजह से सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जब संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी ही थी, उस वक्त उनकी मां नरगिस दत्त की हालत बहुत खराब थी। उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, लेकिन वो बेटे की डेब्यू फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने सुनील दत्त से ये इच्छा जाहिर की तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया। स्ट्रेचर मंगवा लिया गया, अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर ली गई, लेकिन फिल्म की रिलीज से 5 दिन पहले ही 3 मई को नरगिस का देहांत हो गया। जब रॉकी की स्क्रीनिंग हुई तो उस वक्त सुनील दत्त ने एक कुर्सी नरगिस दत्त यानी कि अपनी मां के लिए खाली रखी थी। संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता करीब 2 सालों तक चला, लेकिन संजू की ड्रग्स आदत से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। रॉकी की शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना को छेड़ने लगा, जिसे देखकर संजय दत्त आग बबूला हो उठे। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। टीना ने ये सब देखा तो बहुत डर गई। बाद में संजय दत्त ने भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उस वक्त वो यंग थे और टीना के लिए बहुत पॉजिटिव थे। इसलिए उस वक्त जब मैंने किसी आदमी को टीना के साथ बदतमीजी करते देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे पीट दिया। टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजय दत्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी।
मीडिया में खबर आ रही थी कि टीना और ऋषि का अफेयर चल रहा है। संजय ने जब ये खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्लोवर के साथ ऋषि कपूर के घर लड़ने पहुंच गए। जब ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने उन्हें समझाया कि ये खबर गलत है, तब जाकर संजय माने और वापस लौटे। टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किमी कटकर को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। किमी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। हालांकि दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबा नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। संजय दत्त की ड्रग्स की हालत बहुत बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके पिता सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वो नशे में ही वहां पहुंच गए। जब सुनील दत्त उनके सामने आए तो संजय दत्त को लगा कि पापा के सिर पर आग लगी है और वो सुनील दत्त के ऊपर झपट पड़े और उनके सिर से आग बुझाने लगे। उस वक्त सुनील दत्त को समझ में नहीं आया कि ये उनके बेटे को क्या हो गया है। वो बहुत परेशान हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स लेता है। एक बार जब संजय दत्त सोकर उठे तो उनके नौकर उन्हें देखकर रोने लगे। जब संजय ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पूरे 2 दिन बाद उठे हैं। इसके बाद संजय दत्त ने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा और उस वक्त उन्हें सोच लिया कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें ड्रग्स से पीछा छुड़ाना है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त से कहा कि वो ड्रग्स से छुटकारा चाहते हैं, रिहैब सेंटर भेज दो। संजय दत्त करीब 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहे। संजय जब रिहैब सेंटर में थे उस वक्त उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी। उन्होंने संजय दत्त को बिजनेस पार्टनर बनाने की ऑफर दिया। संजय को भी ये बात अच्छी लगी और रिहैब सेंटर से लौटने के बाद उन्होंने ये बात अपने पिता के सामने रखी। लेकिन पिता सुनील दत्त ने कहा कि उन्हें एक बार और फिल्मों में ट्रायल करना चाहिए। संजय का मन तो नहीं था, लेकिन पिता की बात रखने के लिए वो वापस फिल्मों में आए। रिहैब सेंटर से लौटने के बाद वो ठीक ढंग से और अनुशासन से रहने लगे। उन्हें बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की कल्चर शुरू की। संजय दत्त ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी जो उन्हें मिली नए डायरेक्टर से, जिन्हें पूरी दुनिया आज महेश भट्ट के नाम से जानती है। फिल्म का नाम था नाम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। संजय दत्त आज भी महेश भट्ट के शुक्रगुजार रहते हैं। वो मानते हैं कि महेश भट्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया। 1986 का दौर संजय दत्त के लिए अच्छा था। उनकी फिल्में हिट हो रही थी और ड्रग्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। ऋचा बॉलीवुड में नई थी और संजय उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। 1 साल के अंदर ही 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। 1 साल के अंदर ही दोनों के घर एक नन्ही परी त्रिशला का जन्म हुआ। लेकिन सब कुछ अच्छा तो नहीं होता। त्रिशला के जन्म के 2 महीने बाद ही ऋचा के सिर में दर्द होने लगा। संजय एक बार शूट के लिए बाहर थे। शूट खत्म करके वो लौट रहे थे कि एयरपोर्ट पर उनके लिए एक कॉल आया। उधर से डॉक्टर बोल रहे थे उन्हें तुरंत संजय को अस्पताल बुलाया और बताया कि उनकी वाइफ ऋचा के सिर में कैंसर का ट्यूमर है। संजय की पत्नी न्यूयॉर्क में जब कैंसर का इलाज करा रही थी उस वक्त उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। ऋचा ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात को खुलेआम कहा कि माधुरी की वजह से ही उनकी शादी में दरार आई थी। दूसरी तरफ संजय के कोर्ट केस की वजह से माधुरी दीक्षित ने भी उनसे रिश्ता तोड़ लिया। उनसे मिलने जेल नहीं आई, न ही कभी कोई फिल्म की। ऋचा और संजय के तलाक का केस भी शुरू हो गया। संजय अपनी बेटी की कस्टडी चाहते थे, लेकिन ऋचा की
फैमिली इसके खिलाफ थी क्योंकि संजय दत्त पर केस चल रहा था। ये केस 5 साल तक चला, जिसके ऋचा का कैंसर फिर से उभर आया और 1996 में उनकी मौत हो गई। जब त्रिशला 10 साल की हुई तो कोर्ट ने कहा कि संजय उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, इसलिए उन्हें त्रिशला की कस्टडी मिलेगी। लेकिन तब तक संजय का मन बदल गया और उन्हें लगा कि उनकी बेटी 10 साल तक यूएस में रही है तो उसे वहीं अच्छा लगेगा और उसे वहीं रहना चाहिए। तब से लेकर अब तक त्रिशला वहीं है और संजय दत्त आज भी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। 1999 में आई फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन यह संजय दत्त की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान ने संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करवाई। यहीं से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन शुरू हुआ। फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिगोरा और हनीफ कड़वाला ने संजय की रिक्वेस्ट पर संजू को गन लाकर दिया था। संजय को 3 गन और कुछ हैंड ग्रेनेड लाकर दिए गए, जिसमें से संजय ने एक अपने पास रखी। संजय का कहना था कि उन्हें ये बंदूक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी। मुंबई में जब ब्लास्ट हुआ तो समीर और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए काम करते थे और मुंबई हमले में इस्तेमाल हथियार भी इन्हीं के जरिए सप्लाई हुए थे। इसी सिलसिले में संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजय ये कहते रहे कि उन्होंने ये गन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ली थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगे के दौरान सुनील दत्त को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। लेकिन कोर्ट ने संजय की बात नहीं मानी, क्योंकि उनके पास पहले से ही 3 लाइसेंस गन थी। चौथी गन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अवैध तरीके से गन मंगानी पड़ी। इसके